नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर आज गणतंत्र को नाज है अपने उन सारे राजविधि और राजव्यवस्था पर, क्योंकि देश की एक महिला जो पूरी तरीके से एक ऐसे समाज से आती हैं, एक ऐसे क्षेत्र से आती हैं जिसे विकास की सारी धाराओं के साथ, देश की भावधारा के साथ आगे बढ़ने की दरकार थी। और द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बन जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये देश लोकतंत्र के इस पर्व पर, जब ये कह सकता है कि 75 वर्ष आज़ादी के मौके पर ये देश पूरी दुनिया के सामने एक नज़ीर बन रहा है। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच कुछ खबर ऐसी है जिस पर शायद चर्चा होनी चाहिए, और अगर इसके एक पहलू को देखेंगे तो लगेगा कि यह बहुत सामान्य बात है, लेकिन अगर दूसरे पहलू पर गौर करें और राजनीतिक चश्मे से हटकर इस पर विमर्श करें तो निश्चित रूप से भारतीय समाज का समाजशास्त्रीय विश्लेषण अब कितना जरूरी हो गया है, शायद ये सोचना अति आवश्यक हो जाएगा। जी हां, एवी स्टार न्यूज कुछ ऐसे मुद्दे उठाता है जिस पर पूरे देश को सोचने की जरूरत है। एक ऐसी खबर जो पिछले एक पखवाड़े से चर्चा का विषय है, लेकिन राजनीति के तमाम उन खबरों पे ये चर्चा दब सी गई, लेकिन चर्चा होना चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की नागरिकता को छोड़कर विदेश की नागरिकता ग्रहण करने वाले लोगों के बारे में। पिछले साल 1,63,276 लोग देश की नागरिकता छोड़ करके विदेश की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं। और किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करना किसी भी पूरी दुनिया के किसी भी देश में यह एक आम बात है, लेकिन भारतीय परिवेश में जब देश आजादी के 75वें वर्षगांठ को मनाएगा और जब यह दावा किया जा रहा है कि यह देश पूरी दुनिया के लिए नजीर बनेगा, विश्वगुरु बनेगा और अपने समावेशी विकास की झलक दिखाते हुए पूरी दुनिया को शांति और सौहार्द के साथ जीने की राह दिखाएगा। और ये एक सब कुछ तभी होता है जब एक देश में हर एक नागरिक को उसके पूरे व्यक्तिगत सोच, आकांक्षा, उसकी पूरी अपनी ताकत और विकास के उतने उसके जितनी अपनी सोच है उसके साथ आगे बढ़ने का मौका मिले जो संविधान प्रदत्त है। और अगर ऐसा सब कुछ होता है, शांति का वातावरण है, तो फिर हर एक देश का नागरिक अपने देश पर रहने पर गर्व कर सकता है। लेकिन फिर एक बार हम स्पष्ट कर दें कि किसी भी दूसरे देश की नागरिकता लेना यह एक आम बात है, इसे सिर्फ नकारात्मक पहलू के तौर पर न देखें। लेकिन हां, भारत के संदर्भ में इसकी चर्चा अब जरूरी है, क्योंकि भारत यह दावा कर रहा है और दावा करने के लिए भारत के पास प्रमाण भी हैं और इसका एक आधार भी है, ऐसा नहीं कोई हवाई बात है। फिर भारत में पिछले 3 सालों में, वैसे तो 5 साल, पिछले 3 सालों में नागरिकता भारत की छोड़ करके दूसरे देशों की नागरिकता लेने की प्रवृत्ति या प्रचलन क्यों बढ़ा है? आमतौर पर इसके कई बातें सामने आ जाती हैं और राजनीतिक चर्चा अगर की जाए तो इस पर 3-4 बातें होंगी जो आप भी समझ गए होंगे, हम भी उठा सकते हैं। लेकिन एबी स्टार न्यूज पहले कुछ सवाल उठाता है और फिर उन मुद्दों पर चर्चा करते हुए इसके समाजशास्त्री पहलू पर गौर करेगा और इसके साथ हम एक खास मेहमान को जोड़ेंगे जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से इस पूरे पहलू पर विमर्श करेंगे। सबसे पहले एबी स्टार न्यूज जो सवाल उठा रहा है उसे आप स्क्रीन पर देखें। तो ये जो सवाल हैं वो मौजू हैं, आखिर कामयाब और अमीर लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं? ये एक सवाल है। 2020-2021 में 1,63,00,000 भारतीयों ने भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ी? 5 साल पहले के मुकाबले ये संख्या अब दोगुनी क्यों हो रही है? ये सवाल आप बहुत जेन्युइन सवाल हैं। नागरिकता छोड़कर जाने वाले भारतीयों की पहली पसंद अमेरिका ही क्यों है? 78,000 भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। पहली प्राथमिकता अमेरिका है, दूसरे पर इंग्लैंड है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारतीय ऑस्ट्रेलिया, माफ करिएगा इंग्लैंड नहीं ऑस्ट्रेलिया,
उसके बाद कनाडा, उसके बाद ब्रिटेन और इटली, और उसकी संख्या भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नागरिकता ग्रहण करने वालों की संख्या है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर क्या हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा समृद्ध भारतीयों का देश छोड़कर जाना चिंता का कारण नहीं होना चाहिए? क्या इस पर विमर्श नहीं करना चाहिए? आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर यह बहुत बड़ी बात है। लंदन स्थित एक वैश्विक नागरिकता सलाहकार फर्म हैनली एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट आई है, उस पर भी हम गौर करें। इस साल भारत के 8,000 धन्ना सेठ हमेशा के लिए देश छोड़ करके चले जाएंगे। देखते रहिएगा, ये लोग हर दृष्टिकोण से बहुत मजबूत हैं। क्या ज्यादा पैसा, कमाई के अवसर, जिंदगी की क्वालिटी की बेहतरी के लिए ही लोग दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं? ये भी हम सवाल उठा रहे हैं। क्या यही 3 मुद्दे हैं जिस पर आप अक्सर चर्चा करते हुए लोगों को सुनते हैं? क्या जानलेवा प्रदूषण भी अमीर लोगों के देश छोड़ने की एक वजह है? क्या शिक्षा और रिसर्च के बेहतर मौके के कारण लोग विदेश में बसना चाहते हैं? क्या बढ़ते टैक्स और कालाधन पर शिकंजे के कारण लोग देश छोड़ रहे हैं? यह भी एक सवाल है। ये पिछले 8-9 सालों में ये सवाल ज्यादा मौजू हो रहा है। ये कुल इतने सवाल हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो स्क्रीन पर एवी स्टार न्यूज के सवाल को बराबर चलाएं, क्योंकि हम वो सारे सवाल उठा चुके हैं जिस पर राजनीतिक लोग, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष, कई लोग इस पर अपनी अपनी राय रख सकते हैं। इसलिए हम अपने डिबेट में किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बैठाए हैं, अन्यथा ये डिबेट डेविएट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात समझिए, मैं सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्री हैं अजय पांडे सर, जो प्रोफेसर अजय पांडे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे पक्ष और पहलू को आप देखें और समझें, और इतने सवाल एवी स्टार न्यूज उठा रहा है। हम स्पष्ट कर दें अजय सर, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बाकायदा संसद में भी सवाल पूछा गया है, और संसद में जब सवाल पूछा तो गृह राज्य मंत्री ने इसका जवाब दिया, और जवाब में ये बातें बताई गई वो संसद की एक प्रक्रिया के तहत है। संसद में सवाल उठा, इसका जवाब तलब किया गया, इसका जवाब भी आया, और एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ये जानकारी दी गई कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में इस तरीके से लोग देश छोड़ते हैं, दूसरे देशों को जाते हैं। फिर हम स्पष्ट कर दें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तिल का ताड़ बनाया जाए, लेकिन पिछले 5 साल या यूं कहें 3 साल में देश छोड़कर दूसरे देशों में, और जैसा कि अभी हम ग्राफिक्स के जरिए बराबर दिखा रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इटली, कनाडा, यहां पर ज्यादा लोग जा रहे हैं। और कौन लोग जा रहे हैं ये भी समझिए, जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। तो उनसे हमारी एक अपेक्षा है, क्योंकि हमारे संविधान में अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हमारा कर्तव्य भी होता है। अगर ये लोग देश में ही रहें और देश के विकास में अपना योगदान दें, फिर हम स्पष्ट करें ये पैसे वाले लोग हैं, ये धन्ना सेठ हैं, ये अति उच्च मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, ये लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। और कुछ ऐसी ही बातें जो पिछले 2-3 दशक पहले ब्रेन ड्रेन के संबंध में, कि लोग यहां पर अच्छे दिमाग के लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो पढ़ने बाहर जाते हैं और फिर वहां पर ज्यादा अवसर पाते हैं, वहीं पर बस जाते हैं। देश के लिए उनका कुछ योगदान होना चाहिए। सोच 2 है, और इसी सोच पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। एक सोच तो यह है कि देशभक्ति की भावना हो कि किसी भी कीमत पर हम अपने राष्ट्र की बढ़ती भावधारा में अपना योगदान देते हुए वो सपने, जब विश्व गुरु बने भारत, जब एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में चीन से भी आगे चला जाए, 8-9 प्रमुख विकसित देशों में जहां जीवन स्तर इस तरह से है, उस मानकों को पार करे भारत, ये सोच है। उस सोच में शायद कोई कमी है क्या? इसलिए पिछले 3 सालों में देश छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता लेने वालों की संख्या बढ़ी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर अजय जी। सवाल ये सर मौजू है, राजनीतिक चश्मे से हटकर अगर हम देखें तो ये दर बढ़ रही है, इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है? दिवाकर जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं कि जो तमाम भारतीय
जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, पिछले 5 साल में देखें तो भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं। इसके पीछे कई सारे पहलू हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि एक स्वाभाविक रूप में लोगों का पलायन हो गया, व्यवसाय के चलते या शिक्षा के चलते। लेकिन अगर एक ऐसा कोई फैसला लेने पर नागरिक विवश हो जाते हैं कि इस देश में तो इतने अवसर नहीं हैं, या इस देश में जो व्यवस्थाएं हैं वो उस तरह से उनके विकास के लिए अनुकूल नहीं है जैसा कि उनकी अपेक्षाएं हैं, तो उस दशा में भी उनका पलायन हो सकता है और वो कारण हो सकते हैं। ये तो कारण जो है उन पर हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और इन पर सोचा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन कारणों पर सोचने से पहले या उसके साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि हमें एक समाज के तौर पर, एक व्यवस्था के तौर पर, एक देश के तौर पर ये भी सोचना चाहिए कि हमारे क्या फेलियर्स रहे हैं, हम कहाँ हमारी विफलताएं रही हैं, क्या हमारे जो प्रजातंत्र के जो हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, जो हमने संस्थाएं बनाई, क्या वो संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप पिछले 75 सालों में काम कर पाई, उनके लिए जो अवसर उन्हें प्रदान करना चाहिए, अवसर खोजने चाहिए, नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, क्या उस तरह से एक वातावरण बन पाया हमारे देश में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संस्थाओं की जो भागीदारी रही है, उनका जो दायित्व रहा है, उस पर हमें जरूर एक नजर डालनी चाहिए कि किस तरह से हमारी संस्थाओं ने जब जब आवश्यक हुआ नागरिकों के लिए कि उनकी मदद में आए, उनके साथ खड़ी हो जाएं और उन्हें ऐसा महसूस ना होने दें कि चाहे मसले उनकी अवसर के हों या मसले हों उनके अवसरों के अलावा और तमाम भी सारी चीजें होती है, जैसे कि पूरा एक वातावरण जो हमारे समाज और देश में होना चाहिए जहां न्याय की व्यवस्था हो। और मुझे लगता है कि दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अवसर की जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में, और हमारा जो संविधान है भारत का वो बिल्कुल अवसर की बराबरी की बात करता है कि बराबरी के तौर पर सबको अवसर मिले, और साथ ही साथ इसमें एक गरिमा की भी बात है। गरिमापूर्ण जीवन की एक जो गारंटी हमारा संविधान देता है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये गारंटी सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं है। संविधान में तो इस गारंटी को लिखा गया क्योंकि ये गारंटी का जो स्वरूप है वो बहुत बृहद है, और मुझे लगता है कि अगर उस गारंटी पर हम चर्चा करें, उस गारंटी की बात करें कि जब हम अपने नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की पूरी गारंटी देते हैं, एक मौलिक अधिकार के तौर पर लिखित रूप से संवैधानिक गारंटी देते हैं, और ये गारंटी जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत व्यापक है, संविधान से भी ज्यादा व्यापक है, तो इस आशय के साथ कहता हूँ इस बात को कि ये गारंटी अगर हम देखेंगे तो ये गारंटी भारत के लोगों की गारंटी भारत के लोगों के लिए है। ये भारत के लोगों के द्वारा भारत के लोगों को दी गई एक गारंटी है कि हम सब मिलकर एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें हर एक को गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी होगी। तो ये मेरी गारंटी दिवाकर जी आपको है, आपकी गारंटी मुझे है, और हम सब लोगों की गारंटी एक दूसरे को है। ठीक है। तो ये बड़ा व्यापक है, ये जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अवसर मिलना, और जो तमाम सारे हमारे संस्थान हैं प्रजातंत्र के, उनको इस गारंटी के मद्देनजर नागरिकों के साथ रहना, नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन पर जब जब उनकी आवश्यकताओं में उनको लगता है कि हमें
हमारे पास रास्ता नहीं कहीं मिल रहा है, तो वो उनके साथ खड़ी हो जाए। तो क्या हम पिछले 75 सालों में, और बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 75 सालों में हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी किए हैं, ऐसा नहीं। आपने हमारे अभी जो हाल की आज ही हमारे राष्ट्रपति का, हाँ जी ने जी शपथ ग्रहण की है, और हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है निश्चित रूप से कि इस तरह के अवसर हम लोगों को दे सकते हैं इस प्रजातंत्र में। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो कहाँ तक सफल हुए, लोगों के लिए जो अवसर होना चाहिए, लोगों के लिए जो न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो एक रूल ऑफ लॉ की जो अवधारणा है हमारे समाज में, तो वो सुरक्षा की गारंटी, रूल ऑफ लॉ, प्रजातंत्र में सब लोगों की ऐसी भागीदारी कि उनको लगे कि हाँ, हम सब मिलकर प्रजातंत्र को बना रहे हैं और हम सब मिलकर एक इकाई के रूप में है। तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक इकाई के रूप में, प्रजातंत्र के एक संस्थान के रूप में उसको देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, और उस हर एक व्यक्ति को ये महसूस भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस नजरिए से संस्थाएं बिल्कुल हैंड होल्ड करें, हाथ पकड़कर नागरिकों का चलें। सर यहाँ मैं यहाँ रोकूं आपको, मैं उसका उदाहरण दूं तो मैं कहूंगा कि अगर न्याय की बात हम करते हैं तो जस्टिस एट द डोर स्टेप का सिद्धांत है, हम उसकी बात करते हैं, और हम कहते हैं जो लोग बिल्कुल लाचार हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, उनको और ज्यादा हम व्यवस्था में परेशान कर देते हैं। जैसे कि अब मैं अगर कानून की बात करूं, क्योंकि मैं कानून से मेरा वास्ता है और मैं कानून पढ़ाता भी हूं, तो हम सब ये जानते हैं कि जो कानून है वो कितना आम लोगों को डराता है, कितना डर बैठा रहता है। न्यायालय के नाम पर लोग कितना डरते हैं। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट है जो कानून के प्रावधान है, जो कानून की व्यवस्था है। सर मैं आपको थोड़ा रोकूंगा, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो डिस्कनेक्ट लगता है। नहीं सर, आप मुझसे जुड़े हुए हैं जी। मैं एक सवाल करता हूं सर, मैं यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, मैं वो सवाल कंप्लीट करूं। अभी हमारे सहयोगी ने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिया था, सवाल मैं वही करने जा रहा था। मैं इसको एक अलग नजरिए से देख रहा हूं। जो बातें सर आपने बताई, मुझे ऐसा लगता है कि इस डिबेट के शुरू होने के पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि आप इन मुद्दों पर बोलेंगे। ये तो मैं भी जान रहा हूं कि कहा यह जाए कि लोगों को समान अवसर नहीं मिला, पहला सवाल। उसके बाद मैं अपनी इनपुट सहयोगियों के द्वारा दी गए तथ्य का हम जिक्र करेंगे। सवाल मेरा यहाँ ये है कि ये कोई सामान्य भारतीय नागरिक नहीं है, ये बाकायदा उच्च मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं। ये लोग पूरी तरीके से इसी देश में इस स्तर पर पहुंचे हैं और इससे आगे और कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो देश में से बाहर जाना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से महफूज रहे हैं और अपने विकास की धारा को लगातार बढ़ाते रहे। तभी तो मैंने, आप ग्राफिक्स में देखें तो ये धन्ना सेठ है, 8000 धन्ना सेठ जो हैं, धन्ना सेठ मतलब अमीर लोग, ये देश छोड़ेंगे। अब ये कह दिया जाए कि उनके लिए भी अमेरिका के हिस्सा, क्योंकि इन्हीं देशों का उदाहरण भी दिया जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कोई एक स्वार्थपरक दृष्टिकोण है जो हमारी सोच में कि हम सब कुछ अपने को डेवलप करते हैं भारत में, और एक मौका आता है तो बहुत जल्दी एक सपना ऐसा बुनते हैं और हम दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं। खैर, हम फिर कह रहे हैं वो स्वतंत्र है। जो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे सहयोगी ने उपलब्ध कराई है, सोहन ने, अमीरों के देश छोड़ने का एक ईडी कनेक्शन भी बताया गया जो ग्राफिक्स पे चल रहा है। 2014 के बाद ईडी ने जब्त की है 95,000 करोड़ की संपत्ति। 2021 के आंकड़े, 2015 के बाद 2021 तक 6 लाख से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ा है। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में, जब मैं एंकर के तौर पर शुरुआत कर रहा था, कि 7-8 सालों में देश छोड़ने की संख्या बढ़ी है। और कारण तो मैं सर दूसरा देख रहा हूं, इसीलिए मैं समाजशास्त्रीय पक्ष जरूर रखना चाह रहा था और आपको इसमें जोड़ा। 2014 के बाद 2021 तक 8.81 लाख लोगों ने, और 14 से 21 तक 2783 विदेशी कंपनियां बंद हुई हैं। अब इन कंपनियों की चर्चा करेंगे सर तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। फेक कंपनीज,
तो एक शक्ति का जो कि बराबर हम ये चला रहे हैं कि ये जो कनेक्शंस हैं और जो हम भ्रष्टाचार पर अटैक कर रहे हैं, अब खेल जो है वो अंदर खाने लाल पीताशाही से जुड़ करके पूरी तरह बंद नहीं हो गया, होना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं तो इस पूरे खबर को ही अलग एंगल से देख रहा हूं। देश छोड़ने के कुछ सकारात्मक पहलू भी देखने चाहिए हमें इसमें। असहमत है क्या आप इससे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने तो शुरू में ही कहा कि इसके कारण अलग अलग होंगे जी। और ये एक बिल्कुल जरूर अहम बात है कि ये ऐसे लोगों का देश छोड़ना जो सक्षम है और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो उनके क्या कारण हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी सच है कि देश छोड़ने की जिन लोगों में क्षमता होगी, जिनके पास इस तरह के अवसर होंगे, वही देश छोड़ने की बात भी सोचेंगे। जी जी। हैरान परेशान तो बहुत सारे लोग व्यवस्था से हो सकते हैं हमारे देश में, आम नागरिक खास तौर पर, लेकिन वो देश नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनके पास वो सब सुविधाएं नहीं है, वो सब अवसर नहीं है, वो उनके पास जो जिस तरीके की रिसोर्सेज होने चाहिए देश छोड़ने के लिए वो रिसोर्सेज नहीं होंगे। मैं जो फेलियर्स की बात करता हूँ वो बहुत जरूरी है। देखिए, हम जब अपनी सफलताओं की बात करते हैं, कहीं सफलताओं की आड़ में अगर हम अपने फेलियर्स को भूल जाएं, फेलियर्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, तो हम आपकी इस डिबेट में अपने फेलियर्स का मूल्यांकन करने का भी एक अवसर देखते हैं। जी जी। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, आप जिस तरह से इस पूरे डिबेट को देखना चाहते हैं, इस पूरे पहलू को देखना चाहते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो पलायन का जो क्रम बढ़ा है यहाँ से और दूसरे देश की नागरिकता लोग लेना ज्यादा चाह रहे हैं, इसके बिल्कुल कई बहुत सारे कारण हैं। लेकिन ये पूरी जो प्रक्रिया है ये हमको एक अवसर ये भी दे रही है कि हम ये भी गौर करें कि हमारे अपने क्या फेलियर्स रहे कुछ, क्या ऐसा कुछ है। और मैं आपको बताता हूँ, अभी अमृत काल की हम बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात है कि मध्य प्रदेश में मैंने एक चित्र देखा जिसमें एक पत्रकार भी थे वहां के लोकल, और कुछ और लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस स्टेशन के बाहर, और उनको उनके कपड़े उतार दिए गए पुलिस स्टेशन में। बिल्कुल वो एक चित्र हम लोगों ने देखा। अब ये एक चित्र जो है वो अमृतकाल का ही चित्र है, तो अब हम कैसे ये मान लें कि नहीं सब कुछ बिल्कुल अच्छा है? तो कहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जहां असली भारत दिख जाता है वो अभी भी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जूझ रहा है। और उसी पर, माफ करिएगा, अब मुझे राजनीति के उन पहलुओं को टच ही करना पड़ेगा जिससे मैं बचना चाहता था। यही तो प्रधानमंत्री का भरोसा है 135 करोड़ भारतीयों के साथ आगे बढ़ने का। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो वास्तव में जो कुछ आप बताना चाह रहे हैं और हम मीडिया के लोग भी देखते हैं, और कुछ लोग तो अपना कर्तव्य ही निर्वहन करना यही समझते हैं कि हम समाज का वही तस्वीर दिखाएं, तभी हम असली दिखाने वाले होंगे, असली पत्रकार होंगे। मैंने तो कहा मैं दोनों पहलू देख रहा हूं। ये जो देश छोड़कर, मैं सबको नहीं कह रहा हूं सर, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि संसद में ये बात उठी है। मैं सिर्फ उसके समाजशास्त्री पहलू को देखना चाहता हूं, आपका एक नजरिया कि जब कोई व्यक्ति जिसकी आकांक्षाएं एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया के तौर पर इस देश में मिले हुए अवसर के द्वारा जो विकास की है उसके पराकाष्ठा पर लगभग पहुंच चुका है, उससे आगे की उड़ान वो भरना चाहता है, तो क्या उसको देश ने अवसर नहीं दिया? नहीं, आपकी ये बिल्कुल, आप ये पहलू भी इसमें जोड़ा हुआ है और ये बिल्कुल सही बात है जी कि देश में तमाम नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे अवसर पाए और बहुत अच्छा किया, और उनके पास संसाधन भी हैं कि वो जहाँ की चाहे वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन वो देश के संघर्षों में शामिल हैं और जो हमारे तमाम मुद्दे हैं उनमें रोजाना के स्तर पर जुड़ते हैं। ये बहुत अहम पक्ष है प्रजातंत्र का, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे नागरिक हैं, जैसे मैंने कहा कि उनको एक इकाई के रूप में देखना चाहिए, उनको एक हर एक नागरिक को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखना चाहिए प्रजातंत्र का, और
उनकी ये जिम्मेवारी जरूर बनती है कि वो प्रजातंत्र को मजबूत करेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र मजबूत तभी होगा जब सारे के सारे नागरिक हमारे प्रजातंत्र के लिए काम करेंगे। अगर एक भी यूनिट गड़बड़ है कहीं पे वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो वहीं पर वो प्रजातंत्र में कुछ ना कुछ बीमारी लगना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए नागरिकों की सशक्त भागीदारी प्रजातंत्र में होना बहुत जरूरी है। तो उसका एक पहलू आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपने पलायन कर लिया, आपने दूसरे देश में जाके नागरिकता ले ली, तो इसका मतलब है कि आप अपने जो प्रजातंत्र में आपकी जो भागीदारी होनी चाहिए थी उससे आप बच रहे हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि वो पूरे अवसर आपको हमने जरूर प्रदान किए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे अवसरों में भी फिर हमको खोजने की जरूरत है कि क्या प्रजातंत्र में जो नागरिक के लिए अवसर होना चाहिए प्रजातंत्र में भागीदारी के लिए, क्या वो अवसर वाकई में पूरे के पूरे अवसर वो मुहैया है उस तरह से हमारे 75 सालों में, क्या हमने वो स्थिति लाके खड़ी की है? तो वो भी एक सवाल है। और ये भी एक सवाल है, और ये बहुत अहम है कि अगर आप एक नागरिक के तौर पर पलायन करते हैं, हमारे देश को मजबूत करने, यहाँ के प्रजातंत्र को बल देने, यहाँ रूल ऑफ लॉ सोसाइटी हो उसके लिए काम करने से आप बचते हुए कहीं और की नागरिकता ले लेते हैं, ये सोचते हो कि बहुत चीजें वहां सुलभ होंगी और ज्यादा आपको अवसर मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो हमारी नागरिक होने की जिम्मेदारी है उससे उससे बचने का ये क्रम है। तो उस तौर पे भी इसको देखा जा सकता है और उस नजरिए से भी इस पर बात हो सकती है। अजय जी, इसीलिए चूंकि मैं देखिए मैं बहुत सकारात्मक तरीके से चीजों को सोचता हूँ, लेकिन अपने फेलियर्स में जरूर देखता हूँ। निश्चित रूप से बार उन पर कहता हूँ कि उसका भी अवसर हमें एक ढूंढना चाहिए। निश्चित रूप से सब कारों देखते हुए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। पिछले 3 दिनों से मैं इस खबर को और इसके सारे पहलुओं पर चर्चा करना चाह रहा था और सोच रहा था। जब पूरे देश में इस पर चर्चा हो भी रही है तो सिर्फ 3 बातें, और जैसा कि मैंने पहला सवाल किया और सर लगभग आप 2-3 मिनट तक उस पहलू पर बोलते रहे, जो एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम भी कह सकते हैं अवसर मिलना चाहिए, प्रजातंत्र में भागीदारी, सब कुछ। लेकिन जब हम उस दूसरे पहलू पर गए, जब हमने रिसर्च किया कि ये देश छोड़कर नागरिकता ले कौन लोग रहे हैं और किस परिस्थिति में पिछले 5 साल में संख्या ज्यादा बढ़ी है, और तब हमारे सहयोगी ने जो हमें डाटा दिया, इस डाटा को हमने देख लिया था और ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है कि ईडी की सक्रियता, काले धन पर आक्रमण करने की एक रणनीति, ये भी कुछ परेशान की है। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, ये ऐसी बात है कि कहीं घुन लगा हो और उस घुन को ठीक करने के लिए फिर अच्छे खासे तरीके से उसकी सफाई करनी पड़ेगी, उसके लिए दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी समस्या, और प्रजातंत्र में जिस समस्या को कि हम कहां पहुंच पाए हैं, हम उससे आगे की चर्चा चाहते हैं सर। हम वहां नहीं पहुंचे थे, इसलिए प्रयास की जरूरत है, और वो प्रयास जी हम सबको अवसर नहीं दे पाए, उसमें लाल फीता सही। मैं तो सर उन सारे फैक्ट्स पे बात करना चाहता हूं। राजनीति का बहुत ही सीमित तरीके से इस्तेमाल किया जाना, प्रजातंत्र में सिर्फ नारों पर आधारित होना, लेकिन जब प्रयास की जरूरत है, जब इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 8 सालों में दुनिया के दौरे पर जाता है और देश के दूसरे देश में बसे हुए अपने देश के नागरिकों एनआरआई से बात करता है, तो कहते हैं कि हाँ, भारत में दम आ रहा है, भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। तो ये जो 75 साल की समस्या है वो कुछ ही वर्षों में तो खत्म हो नहीं जाएगी, और इसके लिए जो अवसर मिलने चाहिए, उस अवसर में इस 8 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ क्रांति हो गई, लेकिन शुरुआत तो हुई है सर। और इस चोट के कारण जब ये पलायन की प्रवृत्ति दिखेगी तो सारे मुद्दों पे चर्चा होने के बाद ये मुद्दे उठने चाहिए कि इसी देश में अपने आप को यहां तक पहुंचा लेने के बाद अब कुछ नहीं दिखा तो फिर दूसरे देश की नागरिकता ले लो, यही एक मात्र रास्ता है। इसमें वो प्रतिशत भी है, इसलिए ये दृष्टिकोण भी हमें देखना होगा सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपसे सहमत हूं इस बात को लेकर, और मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं व्यवस्था को जरूर ये देखना चाहिए कि किस तरह के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं,
ये किस तरीके के लोग हैं, किन कारणों से कर रहे हैं। जी। और जरूर अगर उनके खिलाफ कुछ ऐसे मसले हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है, तो मुझे लगता है कि हमारी व्यवस्था को उन्हें ये आजादी और ये स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए जी। क्योंकि उनके खिलाफ मसले हैं, मामले हैं। अगर आप ईडी का जिक्र किया है, अगर ऐसी बात है, तो उस दशा में, क्योंकि जब तक हम यहाँ से लोगों को जाने नहीं देंगे तब तक लोग कैसे विदेशी नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जी। उसके लिए तो यहाँ से हमें उनको जाने की अनुमति देनी होगी। जी। तो अनुमति हम एक नागरिक को देख कर देते हैं, समझ के देते हैं। व्यवस्था, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल सर। उनको ये नजर रखनी चाहिए और उनको जरूर, अगर ईडी इस मामले में कहीं कोई कार्रवाई ऐसी हो रही है नागरिकों के खिलाफ, तो ईडी को और ईडी के साथ साथ जो और भी संस्थाएं हैं, उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई आप जब तक यहाँ ये सब चीजों से क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक आप ये स्टेप नहीं ले सकते। हमारे सहयोगी सोहन ने सर इस पर एक और डाटा दिया है, और ये डाटा जो कि हम बराबर स्क्रीन पर चला भी रहे हैं कि टैक्स एक बड़ा कारण था। उसकी जो एक और इनपुट है, गहरा इनपुट है सर, 8,000 करोड़पति देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये खबर वायरल हो रही, सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें कितना सच्चाई, लेकिन ये खबर वायरल है। और इसमें टैक्स लॉ 2021 के कारण जो नुकसान हुआ है, तो उसमें ये बात आ रही कि ज्यादा टैक्स 2020-21 में जो लागू हो गया है, तो ज्यादा टैक्स का एक फंडामेंटल है। खैर, इस पे चर्चा होनी चाहिए। टैक्स स्लैब और 30%, 15 लाख के करीब लोग हैं, 12.5 लाख के करीब लोग हैं, 25%, 10 लाख टू 12.5 लाख, इस पे 20% का ये टैक्स का जो मामला है, ये जो स्लैब्स है, ये भी एक मुद्दा है। मतलब टैक्स है, ईडी है, सारे चीजें। अब टैक्स पे तो बहुत कुछ छूट, और जब भी हम किसी इकोनॉमिस्ट से चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि मध्यम वर्ग को हमें थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए, क्योंकि इस देश में हो ये रहा कि गरीब वर्ग पर राजनीतिक कारण से बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है, इसलिए उसको सहूलियत देनी पड़ती है। सारा मार मध्यम वर्ग झेल रहा है, और मध्यम वर्ग में जो उच्च मध्यम वर्ग की स्थिति में है, जो मूव ऑन करने की स्थिति में है, वो मूव कर रहे हैं। एक कारण ये हो सकता है जिसपे सरकार को सोच लेना चाहिए, लेकिन एक बड़ा कारण वो है सर कि इस देश में जब ईडी की सक्रियता बढ़ी है तो बहुत लोगों के कान भी खड़े हो रहे हैं। हम सब के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बराबर ये बात दोहरा रहे हैं अपनी इस डिबेट के दौरान। तो ये भी वो फैक्टर्स हैं जिसमें सर अब हमें विचार करना चाहिए। और आपने शुरू में ही कहा कि इंस्टीट्यूशंस ने अपने काम नहीं किए। पूर्ववर्ती सरकार, चाहे जिसकी सरकार रही हो, इवन की एनडीए की भी सरकारें रही हैं, लेकिन पिछले 7-8 सालों में जो सक्रियता बढ़ी है, इसलिए कहते हैं ना कि जो असली समस्या है जब उस पर चोट हुई है तो तिलमिलाहट सर बहुत ज्यादा बढ़ी है। हम इस पूरे खबर को इस पहलू से देख रहे हैं, और शायद हम इस बात पर आपकी सहमति या असहमति चाहते हैं। देखिए, ये पहलू हो सकता है लोगों के पलायन का। आपने इस पे दो बातें कही हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग को कुछ राहत जरूर देनी चाहिए, सहूलियतें देनी चाहिए। इसके साथ में ये जरूर जोड़ना चाहूंगा, अगर आप संविधान को ही देखें तो संविधान में ये प्रावधान है कि जो देश के संसाधन है वो राज्य ये सुनिश्चित करे कि उन संसाधनों का बराबरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो। देश के संसाधनों का ये सुनिश्चित होना चाहिए कि वो कुछ ही पॉकेट्स में ना सिमट कर रह जाएं। तो अगर कुछ ही पॉकेट्स में सिमट कर रह जाएंगे तो जरूर एक वर्ग ऐसा होगा, और वो बड़ा वर्ग होगा, जिसको ये परेशानी सताएगी कि क्यों हम भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उन संसाधनों तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है, क्यों उन संसाधनों में जो एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं वो नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग ऐसी चिंता भी रखते होंगे वो जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश में तमाम तरीके के विकास हों। और अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर, तो स्मार्ट सिटी कितना स्मार्ट है, उसके कुछ पैमाने ये भी होने चाहिए कि वहाँ महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं जी। उस शहर में महिलाओं को अंधेरा होने के बाद
बिल्कुल। घूमने फिरने में कोई डर लगता है, सुरक्षा महसूस होती है या सुरक्षित महसूस करती हैं। सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद और जी। सूर्योदय से पहले कैसा महसूस होता है स्मार्ट सिटीज में। जो गरिमा का पूरी जो बात मैं करता हूँ, गरिमापूर्ण जीवन जीने की आजादी और उनको उनकी गारंटी, वो एक स्मार्ट सिटी कितना सुलभ कराता है। तो हमने जरूर बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आज हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ क्या हम जो उसमें सॉफ्ट चीजें हैं, ये तो अपने हार्ड, हमारे पास आ गई चीजें, ये सारी ये हार्डवेयर है, जिसका सॉफ्टवेयर है, डिग्निटी है, फ्रीडम है, उसमें रूल ऑफ लॉ है। अब रूल ऑफ लॉ की बात आप अगर करेंगे तो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ है। आप वो सुनिश्चित करें कि ये जो नागरिक जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वो किस वजह से कर रहे हैं, और उनको रोक ले अगर उनके खिलाफ कोई ऐसे मामले बनते हैं। और साथ ही साथ इस बात की भी चिंता करें कि क्या हमारे देश में जो संसाधन है वो इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये भी रूल ऑफ लॉ का ही एक पक्ष है, उसका ही एक पहलू है। देखिए, ये हमने पिछले 7-8 सालों में बहुत विकास किया है, तमाम सारी नई योजनाएं, तमाम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तमाम हमारे और आपके जैसे जो नागरिक हैं, जो एक बहुत सकारात्मक सोच रखते हैं और जो निरंतर ये प्रयास करना चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था मजबूत रहे, हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, हमारे यहाँ एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो कि वाकई में हमें अपने ऊपर गर्व हो कि हमारे जो चाहे वो पॉलिटिकल डिबेट्स हों, चाहे वो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो मैं हालांकि पॉलिटिक्स में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। हम क्या वाकई में दुनिया को रास्ता दिखाने की स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हम दुनिया से सीखना, वो भी ठीक है, दुनिया जहाँ कुछ अच्छी चीजें हैं हमें सीख भी लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारा, चूंकि हम इस दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, तो सबसे बड़ा प्रजातंत्र होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमारी प्रजातांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं और जो हमारा पूरा का पूरा पॉलिटिकल कल्चर है, वो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाए। इस सबसे बड़े लोकतंत्र का देखिए एक पहलू ये भी है कि वो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि देखिए ये तमाम सारे पहलू हैं और एक अवसर जरूर हम लोगों के पास है, सारे जो पक्ष हैं उसके, उनको देखने के लिए कि क्यों पलायन हो रहा है। उसमें आपने ईडी की भी बात की, उसमें आपने इनकम टैक्स की भी बात की, उसमें कुछ मध्यम वर्ग को सहूलियत देने की भी बात की। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारे तथ्यों को अगर एक तरफ रखें तो हम जरूर ये इस बात पर सोच विकसित करना चाहेंगे कि रूल ऑफ लॉ कहाँ है और रूल ऑफ लॉ की क्या स्थिति है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत अच्छा है, तो मैं ये उसकी क्या स्थिति है उसका आंकलन होना चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और अगर वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के चलते कुछ लोग नागरिकता ले लेते हैं तो ये उनका अपना एक जीवन का पहलू है कि उन्होंने क्या अपने जीवन के लिए निश्चित किया। लेकिन अगर कुछ ऐसे कारणों की वजह से लेते हैं कि भाई शिकंजा कस रहा है उनके खिलाफ इस देश में, तो अब हम यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएं, तो ये तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ का मामला है उसके तहत इस चीज को देखते हुए ऐसा पलायन तो बिल्कुल उसकी अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। प्रोफेसर अजय पांडे जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर और बहुत ही करीने से इस बात को बताया, एक समाजशास्त्री विश्लेषण करने की कोशिश की। और सर, इस पूरे डिबेट में हमने उस पक्ष को टच करते रहने की बराबर कोशिश की जिस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो खबर वायरल हो रही है उस खबर के मायने क्या हैं और वायरल खबर का मतलब क्या है, ये आप भी समझ रहे होंगे सर। जैसा कि हमने बार बार जिक्र किया कि पिछले 5 साल, इसलिए मैं बराबर इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि 8 साल, 5 साल, 3 साल, इस बताने की कोशिश की जा रही है
कि 2014 से लेकर के अब तक यहां की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लोग ले रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? और बराबर वही चर्चा होती है। तब हमने ये सोचा कि ये पहलू क्यों न दिया जाए कि भाई ईडी की सक्रियता भी क्यों कुछ लोगों को परेशान कर जाती है। एक देश का सामान्य नागरिक, एक गरीब मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो इस देश में मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, घर बनाता है, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना चाहता है और अपना जीवन सुचारू रूप से चलाना चाहता है, अपने देश के कुछ अच्छे जगहों को वो देखना चाहता है, ये उसकी सबसे बड़ी हसरत होती है। लेकिन उस हसरत के आगे की भी हसरत है कि यहां की जो जीवन शैली है उससे भी अच्छा जीवन शैली कहीं मिलेगा, और उस जीवन शैली को पाने के लिए जो अफोर्ड करने की जो ताकत है वो मिल चुकी है, तो मिली तो इसी देश से है। इसलिए इस देश ने बहुत कुछ दिया है। हम ये नहीं कहते कि सबकी सोच एक है, लेकिन अगर इस दृष्टिकोण से कोई लोग, कुछ लोग इस देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश को जा रहे हैं, तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम ये मंथन करेंगे, हम ये चिंतन करेंगे कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ राजनीतिक और राज व्यवस्था में जो कमियां हैं वो कील कांटे दुरुस्त करें, लेकिन एहसास इस बात का रहे कि देश को छोड़ना है तो सिर्फ ये नहीं कि ये देश 1947 का देश है या उसके बाद के कुछ दशकों का देश है। इस देश ने विकास की एक नई राह देखी है और उस पे आगे बढ़ रहा है। हाँ, अभी कई कमियों को पूरे किए जाने की दरकार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने इन सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। और रूल ऑफ लॉ जो आपने चर्चा की है, उस रूल ऑफ लॉ का जो फॉलोइंग फैक्टर है, अगर उसको हमने समझ लिया तो फिर ये देश विश्व गुरु बनकर रहेगा। और फिर दुनिया में कहीं भी हमारे देश का नागरिक जाकर के बसे, इस देश की नागरिकता छोड़ दे, लेकिन याद उसे भारत की आएगी, क्योंकि कहा गया है मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ये देश ऐसा है कि वो बुलाएगा, इस माटी की गंध ऐसी है कि वो बुलाएगा। और मुश्किल के क्षणों में जब पूरी दुनिया में ऐसी स्थितियां आती हैं तो फिर भारत की ही याद आती है, क्योंकि भारत बहुत ही विशाल हृदय के साथ सबको समाहित करने की ताकत रखता है। ये हर भारतीय का भरोसा है। इसलिए एक बार आजादी के इस अमृत महोत्सव के इस मौके पर इस खबर के तमाम विश्लेषण और पहलुओं को छूते हुए हमें भरोसा है कि हम हिंदुस्तानी जहां भी जाएं, जिस देश के भी नागरिक बने, लेकिन हिंदुस्तान की माटी की गंध हमारे हृदय और हमारे मनोमस्तिष्क से नहीं जाएगी, और मौका पड़ने पर हम भारतीय अपनी ताकत दिखाएंगे। ऋषि सुनक भी कुछ ऐसी ही स्थिति में आने वाले हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे। हालांकि वो इंग्लैंड में पैदा हुए, लेकिन कहते वो भी हैं कि भारतीयता उनमें भी है, भारतीयता की गंध उनके मनोमस्तिष्क में भी है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।